अब कुछ बेसिक चीजें इससे रिलेटेड आगे देखें। बी के यूज क्या है, हैव के यूज क्या है, डू के यूज क्या है। हम देख रहे हैं अब प्राइमरी, ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के यूजेस। प्राइमरी, ऑक्सिलरी, बी, डू और हैव, ये तीन है। बी क्या है, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज एंड वर। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज एंड वर। और दूसरे हैव का अगर देखें, हैज, हैव और हैड, विल हैव, शैल हैव। एंड डू, डू, डज, डिड, ये तीन। सबसे पहले हम बी के यूजेस देखें। बी का यूज जैसे सिंपल मैं बताया था, इनके यूजेस क्या होते हैं, एग्जिस्टेंस बताने के लिए, है ना, किसी चीज का अस्तित्व बताने के लिए। कलर है या हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, वो बताने के लिए। किसी की एज बताना हो तो आप यूज करते हैं। व्हाट कलर आर हर आइज, उसकी आंखों का रंग कैसा है, हर आइज आर ब्लू। यहां पर आर का यूज हो गया। इसी तरीके से व्हाट्स योर एज या हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 20 years old, यहां पर इज एम आर के ऐसे यूजेस हो गए। इसके अलावा बी के यूजेस प्लानिंग, योजना, कार्यक्रम के मुताबिक कोई कार्य के होने पर यूज करते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर रिटर्न्स टुमारो, हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये फॉर्मल रिटर्न इंग्लिश में यूज करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो या प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू रिटर्न टुमारो, ये कंटीन्यूअस टेंस का यूज हुआ। ये बातचीत में ऐसे यूजेस होते हैं। या प्लानिंग के मुताबिक, योजना, कार्यक्रम के मुताबिक कोई कार्य होता है तो हम इज एम आर मींस बी जिसको कह रहा हूं, इज एम आर प्लस इंफिनिटिव का यूज करते हैं। दे आर टू मैरी नेक्स्ट वीक, वे अगले हफ्ते शादी करने को है, ये शादी करने वाले। मतलब जाहिर है जिनकी शादी होने वाली है नेक्स्ट वीक को, तो लगभग सब कुछ हो चुका, कार्ड छप चुके, लास्ट का टेंट का कुछ बाकी रहता है, लगभग बाकी चीजें हो चुकी होती हैं। तो प्लानिंग, योजना, कार्यक्रम के मुताबिक जब कोई कार्य होता है तो हम ऐसे फॉर्मेशन का यूज करते हैं, इज एम आर प्लस इंफिनिटिव फॉर्मेशन। दे आर टू मैरी नेक्स्ट वीक, इस तरह। अब दूसरा फॉर्मेशन देखें, इज एम आर का पास्ट होता है वाज एंड वर। एक एग्जांपल से मैं तीनों का कंपैरिजन आपको बताऊंगा, आसानी से समझ में आएगा। एक लड़का कहीं पर खड़ा है, उधर से कोई व्यक्ति गुजरता है, देखता है यार वो परिचित का लड़का खड़ा है, कैसे खड़ा है करके। वो वापस आता, आके पूछता बेटा यहाँ कैसे खड़े हो, तो कहता है अंकल माय फ्रेंड इज टू कम, मेरा दोस्त आने को है, आने वाला है। जैसे कहा है उसने कि इतने बजे आऊंगा, मेरा दोस्त आने वाला है इसलिए मैं उसका इंतजार करूं। माय फ्रेंड इज टू कम दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर हिम। ठीक, वो चला गया। उसके बाद दूसरी स्थिति देखे इसी की, अगर मान लीजिए वो जा रहा है और जाने पर रास्ते में देखते कि वो लड़का वहां पर खड़ा है, और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि यार चलो मैं बाद में मिल लूंगा, अभी समय नहीं, उसको कुछ काम है। दूसरे दिन जब वो पूछेगा तो क्या बोलेगा, बेटा वहां कैसे खड़े थे, है ना, क्या पूछेगा, बेटा वहां कैसे खड़े थे, तो क्या बोलेगा, अंकल एक्चुअली माय फ्रेंड वाज टू कम दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर हिम। माय फ्रेंड वाज टू कम दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर हिम, मेरा दोस्त वहां आने को था, आने वाला था, इसलिए मैं उसका इंतजार कर रहा था। तो कोई भी कार्य प्लानिंग के मुताबिक प्रेजेंट। अब दोनों स्थिति में देखें, मेरा दोस्त आने को है तो वो आएगा कि नहीं, उसकी श्योरिटी कितनी, उसकी जबान पर, उसके कमिटमेंट पर, है ना, उसके वादे पर। कुछ लोग वादे के बड़े पाबंद होता है, कहा कि इतने बजे मिलूंगा मतलब पक्का मिलेगा, कुछ लोग फेंक देते। तो डिपेंड करता है, हो सकता है 80-20 कब, जब वो पक्का जबान का पक्का हो, या हो सकता है 20-80, हो सकता है फेंक दिया, छोड़ने यार बोल तो दिया कौन जाएगा। सिमिलरली पास्ट में वो आया कि नहीं, उसकी भी वो स्थिति होती। लेकिन कुछ बनावटें जरूर ऐसी होती जहां पर कार्य हो ही गया होगा का भाव व्यक्त होता है, वहां पर रेशियो जो होता है वो 90:10 होगा या 100 होगा। कैसे, वे शादी करने को थे, हाँ, अगर मान लीजिए आपका फ्रेंड वो आने को था, क्यों नहीं, अरे यार मेरे दिमाग से भुला गया। लेकिन किसी की शादी होने को तो अरे यार मेरी शादी थी, मेरे को जाना भूल गया, ऐसा तो नहीं होना है ना। तो ऐसे फॉर्मेशन में दे वर टू मैरी, वे शादी करने को थे। अब देखें, एक ही सेंटेंस का दो कंडीशन पर दो अर्थ निकलेगा। मान लीजिए मुझे किसी ने इन्विटेशन दिया कि मेरे लड़के की शादी है, कल आप जरूर आइए, तो मैं कहता हूं अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है अफसोस, अफ्रेड का मतलब होता है डर भी, चिंता भी, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पर। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सन बिकॉज आई एम गोइंग टू बॉम्बे फॉर बिजनेस पर्पस फॉर ए वीक। मैं एक हफ्ते के लिए बॉम्बे चला गया, वापस आया तो सोचता हूँ चले यार बड़ा इंटीमेट फ्रेंड का लड़का था, मैं कम से कम मुबारकबाद दे दूं। और मैं मुबारकबाद देने जाता हूँ, रास्ते में मुझे किसी से पता चलता है उनकी शादी नहीं हुई, तब मैं क्या बोलूंगा, बट दे वर टू मैरी, वे तो शादी करने को थे ना। क्योंकि मैं उस वक्त क्या सोच रहा हूं, उनकी शादी हो गई होगी। लेकिन उसी की दूसरी सिचुएशन में दे वर टू मैरी, उनकी शादी होने को थी, मतलब शादी नहीं हुई। तो सेंटेंसेस के यूजेस जो होते हैं वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक होंगे। तो बी का यूज हमने बताया अभी। इसके बाद हैव का यूज देखें। हैव एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप अच्छी तरह समझ ले। हैव का यूज मेन वर्ब की तरह भी होता है, हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। कैसे होता है इसको समझ लीजिए। हैव का यूज जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन इस कॉन्टेक्स्ट पर होगा, तब हैव का अर्थ होगा है या पास है।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन, तब हैव का अर्थ होगा है या पास है। कैसे? इससे क्या भाव व्यक्त होता है? रिलेशनशिप का संबंध, ओनरशिप का, स्वामित्व, इनहेरेंट क्वालिटी का, आवश्यक या जन्मजात गुण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है। इस कंडीशन में हैव का अर्थ होता है या पास है, और इस अर्थ को इंफेसिस करने, जोर दे करके बोलने के लिए आप गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। करें तो ठीक, नहीं करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गॉट का इस्तेमाल बोलचाल में बहुत होता है। जैसे रिलेशनशिप देखें, आई हैव सेवरल फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त हैं। आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। ओनरशिप, आई हैव अ कार, आई हैव अ हाउस, है ना। इसी तरीके से आप आई हैव 2 ब्रदर्स, आप गॉट 2 ब्रदर्स भी कह सकते हैं। आप कार, आई हैव गॉट ए कार भी कह सकते हैं। और इनहेरेंट क्वालिटी, जन्मजात या आवश्यक गुण जिससे किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान हो जाती है। जैसे ए रूम हैज 4 वॉल्स, एक कमरे की 4 दीवारी होती है। ए रूम हैज गॉट 4 वॉल्स, आप ये भी कह सकते हैं। इसी तरीके से ए काउ हैज गॉट 2 हॉर्न्स, हॉर्न का मतलब होता है सिंग, और आप ये भी कह सकते हैं ए काउ हैज 2 हॉर्न्स। तो पहला क्या हुआ? सब्जेक्ट वर्ब नाउन, इस कॉन्टेक्स्ट पर रिलेशनशिप, संबंध, ओनरशिप, स्वामित्व और इनहेरेंट क्वालिटी, ये भाव व्यक्त होगा। ऐसी कंडीशन में हैव का अर्थ होगा है या पास है। इस हैव के अर्थ को एम्फेसाइज करने के लिए गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हैव का आईएनजी फॉर्मेशन हैविंग नहीं होता। दूसरी स्थिति देखें, जब हैव का अर्थ होता है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन। नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, कंपल्सन मतलब अनिवार्यता। तब हैव क्या करता है? हैव का अर्थ क्या होता है या पड़ता है। हाँ, I have to go, otherwise my father will scold me. मुझे जाना है वरना मेरे पिताजी मुझे डांटेंगे। I have to go to school, otherwise my teacher will punish me. मुझे स्कूल जाना है वरना मेरे टीचर मुझे दंड देंगे। I have to go to picture, otherwise the film will start. मुझे पिक्चर जाना है, otherwise फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं otherwise इसके पीछे छुपा होता है। अब फॉर्मेशन देखें, he has to beg, उसे भीख मांगना है, मांगना पड़ता है, मांगना है नहीं, मांगना पड़ता है। ऐसे नहीं, oh sorry I'm getting late, I have to go, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है ना। या मुझे I have to go home, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बोलेगा मुझे अरे यार सॉरी I'm getting late, I have to beg, मुझे देर हो रही है, मुझे भीख मांगना है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पर पड़ता है तो या तो नेसेसिटी, आवश्यकता, ऑब्लिगेशन, बाध्यता, या अनिवार्यता। ऐसी कंडीशन में हैव का अर्थ होता है या पड़ता है, और उस हैव के अर्थ को एम्फेसिस देने, जोर देकर के कहने के लिए गॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब गॉट का इस्तेमाल कीजिए या नहीं कीजिए, उससे मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, इस कंडीशन में भी हैव का अर्थ हैव के साथ आईएनजी फॉर्मेशन का यूज नहीं कर सकते। तो हैव का अर्थ जब नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, कंपल्सन हो, या हैव का अर्थ जब रिलेशनशिप, ओनरशिप, इनहेरेंट क्वालिटी हो, तब हैव का अर्थ है या पड़ता है या पास है होता है, और इसको एम्फेसिस देने, जोर देकर के कहने के लिए गॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन जब हैव मेन वर्ब की तरह काम करता है, तो मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो मेन वर्ब की तरह काम करता है, तब हैव का अर्थ होता है टेक, हैव का अर्थ होता है गिव, एंजॉय, एक्सपीरियंस, डू, गेट, विश, अलाउ, एनकाउंटर, एंटरटेन। इस कंडीशन में हैव के साथ आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं, हैव के साथ गॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, मेन वर्ब के साथ गॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। एक एग्जांपल देखिए, आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7, मैं 7 बजे नाश्ता करता हूं, मतलब आई टेक ब्रेकफास्ट, आई ईट, ये सेंस निकल रहा है। पास्ट करेंगे आई हैड ब्रेकफास्ट, फ्यूचर करेंगे आई हैव ब्रेकफास्ट, कंटीन्यूअस टेंस करेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूं, नाश्ता कर रहा हूं। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे तो समय लगा देंगे, आई हैव बीन हैविंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग, इस तरह से। और उसी तरीके से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे आई वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करेंगे आई हैड बीन हैविंग ब्रेकफास्ट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से सारे टेंस में यूज कर सकते हैं। अब देखिए, लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, यार ये सेंटेंस गलत है कहते हैं। जैसे आई हैव हैड ब्रेकफास्ट, ये कैसा होगा? हैव हैड, ये सेंटेंस ठीक है। हैव क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सहायक क्रिया हो गए। हैड क्या हुआ? हैव का थर्ड फॉर्म। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट मींस आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। अगर कहें आई हैड ब्रेकफास्ट, तो ये भी सेंटेंस ठीक है, मतलब क्या हुआ? आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। और फ्यूचर करेंगे आई विल हैव हैड ब्रेकफास्ट मींस आई विल हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई विल हैव ईटन ब्रेकफास्ट। ये हो गए हैड के यूजेस। फ्यूचर के सेंस पर उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, विल हैव प्लस या विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे। इस तरीके से हो गए ये हैज एंड हैव के यूजेस। इसके बाद देखें डू का यूज। डू का यूज आपने प्रेजेंट में देखा, मेन वर्ब की तरह यूज होता है डू का, जिसका अर्थ होता है करना। डू का दूसरा यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तब इसका कोई अर्थ नहीं होता, डमी के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा डू के 2 यूजेस हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, किसी ने कहा डू यू लाइक चॉकलेट्स, डू यू लाइक चॉकलेट्स,
क्या तुम चॉकलेट पसंद करते हो? तो जवाब क्या देगा? यस आई डू, यस आई डू। इसका मतलब क्या हुआ? यस आई लाइक। ठीक है। और अगर कहता है डू यू लाइक चॉकलेट्स और जवाब देता है यस आई डू लाइक, यस आई डू लाइक चॉकलेट्स, इसका मतलब आई लाइक चॉकलेट वेरी मच। इसका मतलब क्या हुआ? वर्ब के पहले अगर आप डू लगाते हैं तो क्या होता है? एम्फेसिस होता है, किसी बात को जोर देकर के कहने का सेंस निकलता है। जैसे घर पे कोई आया, आप जाता है तो क्या बोलते? डू कम अगेन, फिर जरूर आना। तो डू क्या हुआ? एम्फेसिस हुआ। इन द सेम वे यहां पर आप एम्फेसिस देने के लिए और भी यूजेस कर सकते हैं। डू हैव ए कप ऑफ टी, डू इट, फिर डू इट मतलब इसे जरूर करो। जैसे मैं आप लोगों को डू का यूज बताया, किसी वर्ब के रिपीटिशन को, जैसे किसी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं, उसी तरह किसी भी वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए आप डू डज डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे ही टोल्ड मी अ लाई, उसने मुझसे झूठ कहा, आप एम्फेसिस देंगे, जोर देकर के कहेंगे तो क्या बोलेंगे? ही डिड टेल मी अ लाई, उसने मुझसे बिल्कुल झूठ कहा। आई सिंग वेल एंड सो डू यू, मैं अच्छा गाता हूं और तुम भी। तो यहां पर हमने जो डू यू वर्ड यूज किया, किस सेंस पर यूज किया? सिंग वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए यूज किया। तो इसके मात्र दो यूज हैं, एक किसी वर्ब के रिपीटिशन को रोकने के लिए, दूसरा किसी वर्ब को एम्फेसाइज करने के लिए। मैं कहता हूं डू कम अगेन, फिर जरूर आना, डू दिस वर्क, इस काम को जरूर करना। तो दोनों डू में पहला जो डू है क्या है? वो एम्फेसिस के लिए है, दूसरा डू जो है वो मेन वर्ब है। इस तरह से